जालसाजी की जा रही है। ये सत्य है कि जितने भी लोग जेल भेजे गए हैं उनको सबको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। इसमें अधिवक्ताओं ने कौशाम्बी पुलिस प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा और लगाए गंभीर आरोप। कौशाम्बी पुलिस की कार्रवाई पर उठा बड़ा सवाल, क्या बिना जांच के की गई गिरफ्तारी? क्योंकि मारपीट के मामले में जिन 6 आरोपियों को पुलिस ने भेजा था जेल, उनमें से अधिवक्ता पुष्पेंद्र पांडे के विषय में दावा है कि मारपीट के समय कोर्ट में थे मौजूद, तो वहीं दूसरे मुकुल उपाध्याय जिनके विषय में दावा है कि वो नाबालिग है। 30 सितंबर मंझनपुर चौराहे पर चाय की दुकान पर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और उसी रात 6 लोगों को गिरफ्तार कर सीधे जेल भेज दिया गया। लेकिन अब इस घटना ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गिरफ्तार लोगों में से एक नाम है अधिवक्ता पुष्पेंद्र पांडे का, जिनके विषय में अधिवक्ताओं द्वारा दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त मारपीट हो रही थी उस वक्त पुष्पेंद्र पांडे कोर्ट में मौजूद थे। तो सवाल उठता है, अगर अधिवक्ता कोर्ट में थे तो पुलिस ने उन्हें किस आधार पर जेल भेजा? क्या पुलिस ने बिना जांच, बिना सच्चाई परखे झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया, या फिर अधिवक्ता को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की गई? कौशाम्बी अधिवक्ता संगठन के महामंत्री तुषार तिवारी से जब बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और साथ ही साथ न्यायिक कार्य से विरत है, क्या मामला है? मामला ये है कि एक अधिवक्ता है हमारे पुष्पेंद्र पांडे जी। उनको पुलिस जनों ने बुलाया 1:30 बजे और थाने में बैठा लिया। उसके बाद हम लोगों को जानकारी हुई कि उनको 11 बजे रात के बाद अब का 109 BNS और पुराना 307 में इन लोगों को बैठा लिया गया है और जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। रात में 10 बजे माननीय CGM महोदय से हमने बात की। माननीय CGM महोदय ने रिमांड लेने से इनकार कर दिया। तो सुबह 7:30 बजे CO मंझनपुर, अभियुक्तगण और तमाम पुलिस वाले न्यायालय परिसर में आए और उनका रिमांड करा लिए। उस वक्त अधिवक्ताओं को रिमांड के समय अंदर नहीं जाने दिया गया। ये हमारे लिए खेद का विषय है। ये परिसर हमारा है और हमें ही अंदर न जाने दिया जाए, पैरवी न करने दिया जाए, इसका हमें खेद हुआ, दुख हुआ। हम माननीय जिला जज महोदय से मिले। माननीय जिला जज महोदय ने हमसे प्रार्थना पत्र मांगी और उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच करने का आदेश किया। 30 सितंबर मंझनपुर चौराहे पर दोपहर में जो मारपीट की गई थी, 6 लोगों को जेल भेजा गया है। क्या उसी घटना की बात कर रहे हैं आप, जिसमें वेद पांडे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है? जी 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 जी, मैं उसी घटना की बात कर रहा हूं। लेकिन जिस समय दिनांक की घटना आप बता रहे हैं, उसमें जो वीडियो चल रहा है उसमें हमारा अधिवक्ता पुष्पेंद्र पांडे अगर कहीं झलक भी मिल जाएगी तो मैं दोषी मानने को तैयार हूँ। वो उस समय, जिस समय की घटना है, SC ST कोर्ट में अपने मुकदमे की पैरवी कार्य में लगा हुआ था। वहीं पे उसका पास फोन आता है और वो उस फोन पर थाने पहुंचता है। क्या कोई आप लोगों के पास साक्ष्य या एविडेंस है? हमारे पास साक्ष्य हैं। हमने न्यायालय में जो प्रार्थना पत्र आज दिया है, जांच की मांग की है, उसमें हमने स्पष्ट लिखा है कि SC ST कोर्ट में वो कार्यरत था, वीडियो फुटेज में है, उसको निकलवा दिया जाए। माननीय ने उसकी भी अनुमति हमें प्रदान की है। 1-2 दिन में हम आपको साक्ष्य भी प्रस्तुत कर देंगे। अब 6 आरोपियों में से मुकुल उपाध्याय, सरकारी रिकॉर्ड और मार्कशीट कहती है कि मुकुल की उम्र सिर्फ 17 साल 6 महीने 18 दिन है, यानी कानूनन नाबालिग। फिर भी पुलिस ने उसे बालिग अपराधियों की तरह जेल भेज दिया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल,
जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट साफ कहता है कि नाबालिग को जेल नहीं बल्कि जुवेनाइल बोर्ड के सामने पेश किया जाना चाहिए, तो क्या पुलिस ने खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा दी? आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या पुलिस के लिए कानून मायने नहीं रखता? अब आते हैं इस पूरे मामले के केंद्र में खड़े शख्स पर, वेद प्रकाश सत्यार्थी उर्फ वेद पांडे। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह मारपीट क्यों हुई? अभिमन्यु उर्फ बबलू ओझा और वेद पांडे के बीच क्या दुश्मनी थी? तो चलिए जानते हैं। इस मारपीट की घटना को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि वेद पांडे की कहानी सीधी नहीं है। पत्रकारिता से शुरुआत की और फिर कुछ वक्त कांग्रेस में रहे और बाद में भाजपा से जुड़ गए। भाजपा से जुड़कर उन्होंने एक ही पहचान बनाई। जहां भी हिंदू मुस्लिम टकराव हुआ, वेद पांडे पीड़ित हिंदुओं के साथ खड़े दिखाई दिए। लेकिन यही वेद पांडे का काम धीरे धीरे राजनीतिक विरोधियों, मुस्लिम संगठनों और यहां तक कि कुछ भाजपा नेताओं और पुलिस प्रशासन के लिए भी खटकने लगा। भाजपा ने उनसे दूरी बना ली तो वेद पांडे विश्व हिंदू परिषद से जुड़ गए। वहां भी मतभेद हुए, पर एक और पहलू है। वेद पांडे ने अब तक 60 से ज्यादा हिंदू मुस्लिम शादियां करवाई है। यानी वेद पांडे सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक सक्रियता के लिए भी जाने जाते हैं। तो सवाल यही है, क्या राजनीति और प्रशासन ने उन्हें एक असुविधाजनक चेहरा मान लिया था? उस दिन मंझलपुर चौराहे पर अभिमन्यु उर्फ बबलू ओझा चाय की दुकान पर बैठे थे। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले बबलू ओझा ने वेद पांडे से एक मुस्लिम शख्स की मदद करने के लिए कहा था, लेकिन वेद पांडे ने इनकार कर दिया। इसके बाद वेद और बबलू ओझा के बीच तनाव लगातार बढ़ने लगा और आखिरकार 30 सितंबर को मंझलपुर चौराहे पर कहासुनी हुई और फिर कहासुनी मारपीट में बदल गई। इसी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने वीडियो देखा और तत्काल कार्रवाई कर 6 लोगों को जेल भेज दिया। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल तब नहीं उठते जब कार्रवाई सिर्फ असली दोषियों पर होती, लेकिन जब बेगुनाहों को फंसाकर जेल भेजा जाए और नाबालिग तक को आरोपी बना दिया जाए, तब जनता का पुलिस और व्यवस्था पर से भरोसा टूटने लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पुलिस ने बिना जांच किए, बिना हकीकत परखे सीधे गिरफ्तारी कर दी? क्या अधिवक्ता पुष्पेंद्र पांडे को झूठे केस में फंसाया? क्या नाबालिग मुकुल उपाध्याय को जेल भेजकर कानून की पूरी तरह अनदेखी की गई? कानून का तकाजा साफ है, कानून से बड़ा कोई नहीं। लेकिन सवाल यह है कि जब पुलिस ही कानून की मर्यादा तोड़े, तब न्याय की उम्मीद आखिर कहां से की जाए? कौशाम्बी में मारपीट का मामला अब महज चौराहे की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि यह पुलिस और कानून की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं सुशील मिश्रा। मिलते हैं ऐसे ही किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ।